Okay, so today we will study professional advancement in the nursing. तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कलेक्टिव बार्गेनिंग, membership with professional organization, participation in research activities, publications. So in this video we will cover all these topics, and apart from this I will tell you also कि कौन सा पोर्शन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर एंट्रेंस के हिसाब से भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो वो भी देख लिया जाएगा. So first, definition. Continuing education, what is it? It is planned activity and directed towards meeting the learning needs available following their completion of college program to keep the registered nurses abreast of their particular field of interest. Means ये वो एक planned activity है. ठीक है. अभी क्या होता है, जैसे कि आपने बीएससी कर ली तो बीएससी आपकी प्लान्ड एक्टिविटी थी, लेकिन अभी आपको अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना है. अभी आपको नए नए अपडेट्स जानने हैं, अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको और एडवांस बनाने के लिए और अच्छे स्कोप के लिए आप क्या करोगे, आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करोगे, एमएससी करोगे. तो दैट इज़ यू आर कंटिन्यूइंग योर एजुकेशन, राइट. So it is planned activity directed towards meeting the learning needs available following their completion of college program to keep the registered nurses. जो registered nurses हैं अब उनको particular field of interest में आगे बढ़ना है, उनको और ज़्यादा explore करना है, तो उसके लिए continuing education का ये टॉपिक आ जाता है. अब हम पढ़ेंगे objectives of continuing education. ओके, तो objectives of continuing education ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं अब हम लोग. तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको 5 मार्क्स में, अगर जैसे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में वो आपको कंटिन्यूइंग एजुकेशन का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं साथ में. तो ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए. टू प्रमोट द डेवलपमेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. तो क्या हो रहा है कि जब भी आप न्यू नॉलेज लोगे तो आपका नॉलेज जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका डेवलपमेंट होगा, स्किल्स एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट होगा. ठीक है. तो इसके लिए टू इन्हेंस द नर्सिंग प्रैक्टिस दस इम्प्रूविंग हेल्थ केयर टू दी पब्लिक. नर्सिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली इन्हेंस होगी इससे. कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट विच असिस्ट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन हर प्रेजेंट सिचुएशन. तो एजुकेशन कंटिन्यूइंग से ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टाफ डेवलपमेंट होना ही होना है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो क्लिनिकल एरिया में, किसी भी तरीके से जो भी काम कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा. वाई? बिकॉज अभी आप नए नए चीज़ें जानते हो कि किस सर्जरी में क्या मॉडिफिकेशन आ गया या कौन सी न्यू ड्रग अवेलेबल है अब इस ट्रीटमेंट के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस आपकी इम्प्रूव हो चुकी हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी नई नई पता हैं, तो वो आप अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, है ना. नेक्स्ट वी विल सी एग्जाम्पल्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन नर्सिंग प्रोग्राम. तो अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि मतलब राइट 4 एग्जाम्पल्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन. तो देखो, डिप्लोमा इन कार्डिक केयर यूनिट, डिप्लोमा इन ओटी टेक्निक्स, ये है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी है. एमएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग. नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी. फॉर अ नर्स अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल एज डिस्कस्ड अंडर. तो ये तो सबको ही पता है कि नर्सिंग ऐसा फील्ड है जिसमें वाइड रेंज होता है हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का. फॉर एग्जांपल जैसे कि एएनएम से ही शुरू करते हैं, सबसे लोअर लेवल से शुरू करते हैं. तो एएनएम क्या क्या कर सकती है. एएनएम कैन वर्क एज अ MPHW एट सब सेंटर्स. मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह काम कर सकते हो सब सेंटर्स पे. तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जब आएगा तो आपको याद रखना है कि ये करतार सिंह कमेटी ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. और सब सेंटर्स वर्ड आते ही आपको याद रखना है कि ये जो पॉपुलेशन है सब सेंटर की, वो ज़रा सा ध्यान में रखना है कि 3000 हम लेके चलते हैं हिली एरियाज़ में और 5000 हम लेके चलते हैं अपने जो नॉर्मल प्लेन एरियाज़ हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स के साथ लिखते जाएंगे, तो ये आपको आगे फर्दर काम आएंगे, एंट्रेंस वगैरह के टाइम पे काम आएंगे. ठीक है. आगे है विद एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कैन बी प्रमोटेड टू लेडी हेल्थ विजिटर. तो अगर एएनएम को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा ट्रेन कर दोगे तो आप लेडी हेल्थ विजिटर की तरह काम भी कर सकते हैं.
जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होते हैं उनका बेसिक काम होता है कि विजिट्स पे जाकर हेल्थ असेसमेंट करना और सारी चीज़ें जो है हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना है, ये बेसिक काम रहते हैं। फॉर कैरियर डेवलपमेंट कैन डू DGNM, ये कुछ नहीं है, डिप्लोमा इन GNM है, इन 3 years इंस्टेड ऑफ 3.5 years। तो आप ANM कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि GNM के आपके जो हैं 3.5 की जगह 3 years लगेंगे। अब GNM वालों के लिए है, फॉर GNM क्या क्या कर सकता है, एज अ स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 इन द हॉस्पिटल। सिस्टर ग्रेड 2 वाला जो जॉब है वो मिल सकता है। सिस्टर ग्रेड 1 में ये आते हैं ANS DNS, ये सब आ जाते हैं ना। इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स, जो हमारे गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है GNM का। कैन गो अब्रॉड आफ्टर क्लीनिंग सर्टेन एग्जाम्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, एंड शी कैन डू पोस्ट बेसिक BSc 2 years की जो रहती है। शी कैन डू डिप्लोमा ऑफ 9 to 12 months ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा स्कोप है, इवन GNM के बाद भी पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो आप। शी इज़ प्रमोटेड विद हर एक्सपीरियंस एज सिस्टर ग्रेड 1 ANS DNS, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मात्र तो आप जस्ट सिस्टर ग्रेड 1 के लिए भी प्रमोट हो सकते हो। तो कितना वाइड रेंज ऑफ स्कोप रहता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक कोर्स पे, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पे। तो हॉस्पिटल में क्या क्या रहेगा, हॉस्पिटल में हम काम कर सकते हैं तो एज ए स्टाफ नर्स, है ना, ये तो बेसिकली सबको पता ही है, स्टाफ नर्स की तरह काम कर सकते हो आप। टू गिव केयर टू द पेशेंट, शी इज़ प्रमोटेड एज अ सिस्टर ग्रेड 1 ANS DNS भी बन सकते हो, एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विद द एक्सपीरियंस। कम्युनिटी में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, तो कम्युनिटी में देखेंगे अब हम। एज अ पब्लिक हेल्थ नर्स टू प्रिवेंट मेंटेन एंड ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट द पीपल एज पर देयर नीड्स। पार्टिसिपेट्स इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम, शी कैन वर्क इंडस्ट्रियल नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स एक्सेट्रा। तो ये अभी तो आपको पता ही चल गया CHO के अकॉर्डिंग कि हमारे पास कम्युनिटी में कितना सारा कुछ है करने के लिए, है ना। फिर अभी शी कैन गो अब्रॉड टू वर्क एज अ नर्स, शी कैन कंडक्ट रिसर्च में जा सकते हो, ऑब्वियसली बात है। वर्क एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू टीच नर्सिंग प्रोग्राम, जो हमारे ट्यूटर रहते हैं। शी कैन डू मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, MSc कर लो। शी कैन डू सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ नर्सिंग, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि स्पेशलाइज जो सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं, जैसे साइकेट्री में जा सकते हो आप, तो स्पेशलाइज पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हो, है ना, इस तरीके से। अब MSc नर्सिंग की क्या क्या स्कोप है, तो आप एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हो, ठीक है। मोर एक्सपीरियंस कैन वर्क एज डिफरेंट कैडर, एज अ क्लिनिकल नर्स तो आप शुरू से ही क्लिनिकल नर्स बन जाओगे GNM के बाद से। इन हॉस्पिटल विद सिस्टर ग्रेड 1, तो यहाँ पे ग्रेड 1 है, लेकिन अगर आपने GNM किया हुआ है केवल तो आपको ग्रेड 2 वाला जॉब मिल रहा था। एज अ रिसर्चर, शी कैन कंडक्ट रिसर्च इन वेरियस एक्टिविटी, तो रिसर्चर बन सकते हो आप, रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। शी कैन वर्क एज पब्लिक हेल्थ नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नर्स, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रार, INC प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इतना कुछ है, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, है ना। अब हम देखेंगे आगे, शी कैन डू फर्दर MPhil कर सकते हो, 2 साल का रहता है, और PhD कर सकते हो, है ना, डॉक्टरेट, भाई सही है, डॉक्टर लग जाएगा। शी कैन एक्ट एज अ काउंसलर अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन इन MSc, काउंसलर की तरह एक्ट कर सकते हो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना। फिर आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये आपको 2 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकते हैं, 5 नंबर में तो आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में फिर अच्छे से पता होना चाहिए, सारा डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस और जो भी कुछ है अभी हम आगे देखेंगे। तो मीनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू हैव स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये एक तरह का क्या नेगोशिएशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, वो स्मूथली चलता रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर एंड मैनेजर। तो क्या होता है कि जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनी जाती, जो भी मैनेजमेंट होती है उसका एक ऑटोक्रेटिक, यानी कि मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि हिटलर वाला बिहेवियर हो गया, कि बस अपनी अपनी चलानी है और दूसरे की सुननी नहीं है। तो इस तरीके का जो रवैया है वो देखने को मिलता है। तो वहाँ क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से पूरी सारे का सारा कंट्रोल उसी के हाथों में है। तो जो वर्कर्स हैं वो अपना बेस्ट आउटकम नहीं दे पाते हैं, अपना बेस्ट
जो उनका पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है उस जॉब से, है ना। तो यहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि एक अच्छा सा नेगोशिएशन बन सकता है। ये नेगोशिएशन का जो है मौका देता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, है ना। और एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि अच्छा अभी आप हमारा हमसे और अच्छा काम चाह रहे हो तो ठीक है, हमारा सा थोड़ा वेजेस थोड़ा हाई कर दो। तो अगर दोनों साइड से वो अपने टर्म्स कंडीशन रखेंगे, फिर वो उधर से अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, तो एक नेगोशिएशन पे आकर दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द वे बाय विच एम्प्लॉय redress their grievance and ask the employer to fulfill their needs. By this strikes can be avoided। तो आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है ना अपने जितना भी ग्रीवियंसेस हैं कि उनके पास अभी क्या क्या लैकिंग है, या फिर वो क्या अभी सिचुएशन ऐसी हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो सारा कुछ सामने रख सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको चांस देता है कि आप जो भी कुछ है नेगोशिएट करके एक डील बना लो, है ना। तो इससे स्ट्राइक्स वगैरह अवॉइड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, इट यूजुअली अकर्स बिटवीन लीडर्स ऑफ एसोसिएशन और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जिसको मैनेजमेंट भी बोल दिया गया है यहाँ पे, और एम्प्लॉयज़ के बीच में होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होगा। या फिर हम एक और वर्ड बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं तो उनकी कोई एक पर्सन बात कर रहा है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये दो लोगों के बीच में हो रही है कि या तो आप किसी एसोसिएशन का लीडर है, एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरी साइड हमारा कौन एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है वो है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू ग्रुप्स एज टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होती है, किससे, दो ग्रुप्स के बीच में होती है। टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं अपनी अपनी, ये मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना डिफाइन कलेक्टिव डिफिनेशन आ गई है। तो आईएलओ क्या है, ये आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिफाइन करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एज नेगोशिएशन अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ or one or more employee organization with a view to reach an agreement where terms serves as a code of defining the rights and obligations of each party in their employment industrial relations with one another। साफ साफ कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, नेगोशिएशन है। इस वर्ड को कितना एम्फेसाइज किया गया है, तो आपको ये लिखना है। अबाउट वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वहाँ उनके बीच उनका नेगोशिएशन है। एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किन किन के बीच में है, बिटवीन एन एम्प्लॉयर के बीच में है ये, एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, तो दूसरी साइड पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, या फिर वन और मोर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। विद अ व्यू टू रीच एन अग्रीमेंट, क्या चाह रहे हैं कि एक एग्रीमेंट तक पहुंचा जाए। वे इन टर्म्स सर्व्स अ कोड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी, जहाँ पे हर एक पार्टी, दोनों पार्टी अपने जो राइट्स और ऑब्लिगेशन रख सकती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस एज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई पार्टिसिपेट। तो ये हमारा कलेक्टिव प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयर ही अपनी मांगें रखता जाएगा, एम्प्लॉई कुछ नहीं करेगा। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों को लेकर चल रहा है, तो इसलिए कलेक्टिव प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच एम्स एट इस्टेब्लिशिंग स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनका मेन मोटो रहता है कि स्टेबल रहें चीज़ें, है ना, दोनों की बात सुनी जाएगी, तो रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल रहेगी मैनेजमेंट और एम्प्लॉई के बीच में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बार्गेनिंग बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें बातें हो रही हैं, हवा में काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो भी डील हुई है वो इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो चीज़ कार्य में भी आती है, सिर्फ बार्गेनिंग से ये बार्गेनिंग नहीं है, इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट, जो भी हुआ है एग्रीमेंट वो इम्प्लीमेंट भी होगा। इट अटेम्प्ट्स इन अचीविंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में डिसिप्लिन रहेगा, जाहिर सी बात है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिसिप्लिन है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबल है, क्यों,
क्योंकि मैंने बोला कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, और मैंने अपनी बात इंस्टीट्यूट को रखी, इंस्टीट्यूट ने जो है बोला कि ठीक है आपको ये दिक्कत है तो आप ऐसे कर लीजिए, हम ऐसे कर लेंगे, तो ये फ्लैक्सिबल प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो मैंने बोला था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग अपना पूरा एज अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो लेवल पता होने चाहिए। लेवल में क्या है, इट ऑपरेट्स एज 3 लेवल्स, 3 लेवल्स पे ऑपरेट हो रहा है ये, ठीक है। तो पहला क्या है, नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल में क्या बोला गया, इट इज़ अ बाई पार्टाइट और ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशंस बिटवीन यूनियन कॉन्फेडरेशन, सेंट्रल एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो बाईपार्टाइट का मतलब ये कि ये 2 पार्टी है ना, 2 पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, और ट्राईपार्टाइट में 3 पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है। क्या, नेगोशिएशन बिटवीन यूनियन कॉन्फेडरेशन, सेंट्रल एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। तो 3 चीज़ें उन्होंने बता दी कि यूनियन कॉन्फेडरेशन और सेंट्रल एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी, 3 लोगों के बीच में हो रहा है तो ट्राईपार्टाइट हो गया, 2 एजेंसीज के बीच में हो रहा है तो बाईपार्टाइट हो गया। तो इस तरीके से नेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ फ्लोर लेवल बार्गेनिंग ऑन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफन टेकन इनटू कंसिडरेशन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। तो हम जो है फ्लोर लेवल से मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स तक की बात रख सकते हैं, मतलब छोटी से छोटी और आप बड़े से बड़े इकोनॉमिक गोल्स यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। नेशनल लेवल पे है ये। फिर हमारी आती है नेक्स्ट सेक्टोरल बार्गेनिंग। तो सेक्टोरल बार्गेनिंग में क्या है, इट अकाउंट्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वन इंडस्ट्री, इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ बार्गेनिंग पैटर्न्स। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री के अंदर बात हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर बात हो रही है ये, ठीक है। और अभी कंपनी लेवल में देखोगे तो ये कंपनी के अंदर बात होगी। तो सेक्टोरल बार्गेनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे इट अकाउंट्स फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वन इंडस्ट्री, कि आप जो भी चीज़ें हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो भी इंडस्ट्री उसको स्टैंडर्डाइज करो वन इंडस्ट्री में, रेंज ऑफ बार्गेनिंग पैटर्न्स को इंक्लूड करके। और कंपनी लेवल में क्या हो रहा है, दिस इज अ सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ बार्गेनिंग, इट एम्फेसाइजेस द पॉइंट दैट बार्गेनिंग लेवल नीड्स नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमारा ध्यान रखना कि कंपनी लेवल वाला ना सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ बार्गेनिंग होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि इट एम्फेसाइजेस द पॉइंट दैट बार्गेनिंग लेवल्स नीड्स नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एडवांटेजेस पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, फ्लैक्सिबल है, पहले बता चुकी हूँ, फ्लैक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स और स्टैटिक। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ फिक्स है तो अब ये फिक्स ही रहेगी, तो ऐसा नहीं है, फिक्स नॉट फिक्स और स्टैटिक। इट हैज़ फ्लूइडिटी और एम्पल स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज़। तो ये अपने आप में अच्छा खासा स्कोर रखता है कि हाँ हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस नॉट कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स आप मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दो तो फिर मैं आपकी ये ज़रूरत पूरी कर दूँगी, दैट्स इट। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एम्प्लॉयज़ की ये डिमांड पूरी कर दो और मैनेजमेंट की ये डिमांड पूरी कर दो, तो बीच में जो एग्रीमेंट आ रहा है दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इट हेल्प्स इन अचीविंग बेटर प्लानिंग, है ना, बेटर प्लानिंग बना सकते हो आप। इट अलाउस स्मूथ फंक्शनिंग, बहुत बार आ चुका है ये वाला। इट इनक्रेजेस लेस स्ट्राइक्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब कुछ। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आते हैं हम मेंबरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो नर्सेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट नर्सिंग रजिस्टर्ड दैमसेल्फ विद द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये तो सबको ही पता होगा, है ना। दे गेट देयर रजिस्ट्रेशन इन TNA, जो हमारा ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन, एंड वेरियस रिसर्च फ्रॉम कमिटीज़। During student life, they are the member of Student Nurses Association. They have to follow certain criteria and have to meet the essential requirements of that particular association. Next. अच्छा, अभी ये ना हमारे वही चल रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्टिविटीज़ में जा सकते हो। तो नर्सेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन
मास्टर्स एंड डॉक्टरेट इन नर्सिंग, पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटीज़, बार बार आ रहा है ये। कंडक्ट नर्सिंग रिसर्चेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल एंड कम्युनिटी फील्ड टू अपडेट द नॉलेज विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। किसी भी फील्ड में आ सकते हो आप रिसर्च, आपको कम्युनिटी में कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो वहाँ से, नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ देख लो, है ना, इस तरीके से। These researches provide the basis for the improvement in nursing techniques. और लास्ट हमारा ये पब्लिकेशन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, नर्सेज आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्चेस कैन गेट द रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल्स। ये आप लोग एमएससी में करोगे, बीएससी में भी करने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो गाइड होते हैं वही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। आर्टिकल्स कैन बी पब्लिश्ड बाय नर्सेज इन न्यूज़ पेपर रिलेटेड टू वेरियस डिजीज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। Nowadays there are number of journals in which nurses have written their research articles। तो कितने सारे journals हम लोग देखते हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड। तो न्यू न्यू जैसे जैसे नॉलेज अपडेट होती है वैसे वैसे न्यू न्यू जर्नल्स आते रहते हैं। तो इस तरीके से पब्लिकेशन में भी आप जा सकते हो, पब्लिश करा सकते हो अपने जर्नल्स को, है ना। अब ओके, सो हैंस वी हैव फिनिश्ड। तो इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो दो ही चीज़ें थी मेरे ख्याल से। कलेक्टिव बार्गेनिंग का सेपरेट वीडियो है, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, ये थोड़ा सा यहीं इंक्लूड हो गया था। बाकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन आपको पता होना चाहिए क्या है, और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या स्कोप होता है हम लोगों का आफ्टर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि एएनएम के बाद क्या क्या कर सकते हो, जीएनएम के बाद क्या क्या कर सकते हो, और फिर एमएससी और पीएचडी कर ली तो फिर तो क्या ही कहना है ना। तो चलो इसी बात पे यहीं पे एंड होता है इस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।